हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पढ़ेंगे यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और उसके साथ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं गुड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस और साथ में एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर भी पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, कंज्यूमर सिस्टम्स होते हैं, उनमें फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेट एक्सेट्रा, इनका प्रिसाइज मेजरमेंट होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर फैक्ट्री में जूस का फ्लो लेवल और टेम्परेचर मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है, वैसे ही प्लास्टिक फर्नेस में टेम्परेचर मेजरमेंट ज़रूरी होता है और डेयरी प्लांट में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, इनको एक प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग ट्रांसड्यूसर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो ट्रांसड्यूसर हैं उनके आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है उनका जो लेवल रहता है बहुत ही लो रहता है। लेवल लो रहने का मतलब होता है कि जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है या सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही लो रहता है। और ये जो लो लेवल सिग्नल ट्रांसड्यूसर से मिल रहा है, ये ट्रांसड्यूसर के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उनको चलाने के लिए सक्षम नहीं होता है। कभी कभी ये भी होता है कि जो ट्रांसड्यूसर है वो कंट्रोल रूम के लोकेशन से बहुत दूर प्लेस्ड रहता है, तो सिग्नल जब ट्रेवल होता है तो उसमें नॉइज और एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस भी आ जाता है। तो ये जो लो लेवल सिग्नल है ट्रांसड्यूसर से, उसको एम्पलीफाई करना भी ज़रूरी है और साथ में जो नॉइज़ और इंटरफेरेंस आ गया है उसको भी रिजेक्ट करना ज़रूरी है। तो इस केस में हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं जो लो लेवल सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है, साथ में उसमें जो भी नॉइज़ और इंटरफेरेंस है उसको भी रिजेक्ट करता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को डेटा एम्पलीफायर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बेसिकली ये हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जिसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होता है और ये क्या करता है, लो लेवल आउटपुट सिग्नल जो आ रहा है ट्रांसड्यूसर से उसको एम्पलीफाई करता है, साथ में उसमें जो नॉइज और इंटरफेरेंस है उसको भी रिजेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हमको मेजर करना है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेट एक्सेट्रा, इनको ये जो डिवाइस है ट्रांसड्यूसर ये प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। लेकिन क्योंकि ट्रांसड्यूसर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला है इनका लेवल बहुत लो है, मतलब इनका सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत लो है, इसलिए हम लोग को एम्पलीफाई करने के लिए इस लो लेवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में अप्लाई करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के आउटपुट में हम लोग को एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है और ये एम्पलीफाइड सिग्नल हम लोग डिजिटल डिस्प्ले या इंडिकेटर में अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग रीड कर सकें। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। पहला है फिनाइट, एक्यूरेट एंड स्टेबल गेन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो है स्मॉल एम्पलीट्यूड सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, तो उसका जो गेन होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, साथ में गेन एक फिनाइट वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेसाइज एम्पलीफिकेशन के लिए गेन एक्यूरेट और स्टेबल होना भी ज़रूरी है, इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन है वो 1 से लेकर 1000 के बीच में रहता है। नेक्स्ट इजियर गेन एडजस्टमेंट। गेन एडजस्टमेंट हम लोग पोटेंशियोमीटर की हेल्प से और जेफेट और मॉसफेट स्विचेस की मदद से करते हैं। तो गेन जो है एक्यूरेट होने के साथ साथ इजीली एडजस्टेबल भी होना चाहिए। तो गेन एडजस्टमेंट कंटिन्यूसली करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाई इनपुट इम्पिडेंस। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए ताकि जो इनपुट सोर्स है वो लोडिंग से बचा रहे। तो आइडियली इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनाइट होता है।
नेक्स्ट है हाई CMRR। CMRR मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड सिग्नल्स जो कि नॉइज सिग्नल्स होते हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हाई होना चाहिए। आइडियली CMRR इन्फिनाइट होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ है लो आउटपुट इम्पिडेंस। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पिडेंस लो होना चाहिए ताकि जो नेक्स्ट स्टेज है उसको लोडिंग से बचा सके हम लोग। सिक्स्थ है लो पावर कंजम्पशन या लो पावर डिसिपेशन। जब इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बैटरी ऑपरेटेड होता है तो बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में लो कंजम्पशन या लो पावर डिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हाई स्लू रेट। जो आउटपुट वोल्टेज स्विंग है वो मिनिमम डिस्टॉर्शन के साथ प्रोड्यूस हो, उसके लिए ज़रूरी है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का स्लू रेट हाई होना चाहिए। आइडियली स्लू रेट जो है इन्फिनाइट होता है। आउटपुट इम्पिडेंस जो है आइडियली 0 होता है। नेक्स्ट है लो थर्मल एंड टाइम ड्रिफ्ट्स। जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स के पैरामीटर्स होते हैं उनको चेंज नहीं होना चाहिए विथ टेम्परेचर या फिर टाइम के साथ। ओके। और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में जो नॉइज आता है उसको भी बहुत ही कम होना चाहिए क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है जहां इनपुट सिग्नल जो है पेशेंट की बॉडी से आता है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है यूजिंग 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स A1, A2, A3। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में जैसे कि आप देख रहे हैं 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं। नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे A1 में भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V1 कनेक्टेड है और A2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V2 कनेक्टेड है। और हम लोग जानते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इनपुट सोर्स को लोडिंग इफेक्ट से बचाया जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का भी इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है क्योंकि इसके इनपुट स्टेज में 2 नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं ताकि इनपुट सोर्स को लोडिंग से बचाया जा सके। ठीक है। यहाँ पे गेन एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस RG दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम लोग गेन को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है और इसका आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है ताकि जो नेक्स्ट स्टेज है उसको लोडिंग से बचाया जा सके। ठीक है। अब हम लोग एनालिसिस देखते हैं स्टेज 1 का सबसे पहले ताकि हम लोग आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज गेन डिराइव कर सके इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का। यहाँ पे 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स दिए हुए हैं A1, A2, A3। उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये सब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं। तो अगर ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स है तो इनका इनपुट रेजिस्टेंसेस जो होगा वो इन्फिनाइट होगा। और अगर इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में वो 0 हो जाएगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो इनपुट करंट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में जा रहा है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस सर्किट में देखिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर A1 है उसमें करंट जा रहा है IB1। तो क्योंकि ये आइडियल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसलिए यहाँ पे IB1 0 हो जाएगा। वैसे ही A2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इसमें जो करंट जा रहा है IB2 वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक करंट I एज्यूम किया गया है रेजिस्टेंस R1 के थ्रू। तो क्योंकि IB1 और IB2 करंट 0 है इसलिए ये I करंट जो है R1 के साथ साथ गेन एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस RG और ये रेजिस्टेंस R1 में भी फ्लो होगा। ओके। लास्ट क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल टू वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज होगा वही
वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्या होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर A1 के लिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज V1 है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी वोल्टेज V1 ही आएगा, और ये वाला वोल्टेज V1 नोड नंबर 1 पे भी आएगा क्योंकि यहाँ बीच में कोई ड्रॉप नहीं है। वैसे अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर A2 की बात किया जाए तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो V2 है, और यही वाला वोल्टेज जो है बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी आएगा, तो ये वाला वोल्टेज V2 नोड नंबर 2 पे भी होगा। ओके, अब हम लोग ये जो I करंट फ्लो हो रहा है गेन एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस RG में, उसको निकाल लेते हैं V1 और V2 के टर्म्स में। I इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय RG हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर A2 निकाल लेते हैं जिसको VO2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। बाय KVL क्या हो जाएगा, V2 माइनस IR1 माइनस VO2 इज इक्वल टू 0। तो KVL हम लोग कहाँ से लगा रहे हैं, ये V2 वोल्टेज से लगा के हम लोग VO2 वोल्टेज तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से VO2 निकल जाएगा, VO2 इज इक्वल टू V2 माइनस IR1 आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर A1 निकाल लेते हैं। इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है, VO1 है। ठीक है, इसके लिए फिर से KVL लगा लेते हैं। बाय KVL ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस IR1 माइनस VO1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VO1 निकल जाएगा V1 प्लस IR1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग को मिलेगा VO2 माइनस VO1 इज इक्वल टू VO2 और VO1 की वैल्यूज पुट करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद VO2 माइनस VO1 इज इक्वल टू होगा V2 माइनस V1 माइनस ऑफ 2I इंटू R1, ये इक्वेशन मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 माइनस ऑफ 2 इंटू R1 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय RG, ये मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग नेगेटिव साइन बाहर लेंगे, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 प्लस 2R1 इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय RG। अब इस पूरे इक्वेशन से V2 माइनस V1 कॉमन लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज को एनालाइज करते हैं ताकि आउटपुट वोल्टेज निकाल सकें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे 2 इनपुट वोल्टेजेस एक्ट कर रहे हैं, एक VO1 और एक VO2 एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हमको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, टोटल आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू VO डैश प्लस VO डबल डैश। ये VO डैश क्या है, जब VO2 इनपुट वोल्टेज है और उस समय VO1 0 हो गया, उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो VO डैश, और VO डबल डैश जो है जब VO1 एक्ट करेगा और VO2 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो VO डबल डैश है। ठीक है, तो सबसे पहले VO डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे VO1 को 0 लेना है हम लोग को। जैसे हम लोग इसको 0 करेंगे तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है किस में चला जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट। इससे क्या है, वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल टू वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा। तो बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल टू वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, डेट इज Vx इज इक्वल टू Vy हो जाएगा। अब हम लोग क्योंकि VO2 एक्ट कर रहा है तो Vx हम लोग निकाल सकते हैं बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल। Vx क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज VO2 इंटू डेट रेजिस्टेंस RF, जिसमें Vx एग्जिस्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RF प्लस R2। अब बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट Vx इज इक्वल टू Vy है, तो ये वैल्यू Vy की भी होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन VO1 को ग्राउंड करने के बाद नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है
तो VO डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस फीडबैक रजिस्टर RF डिवाइडेड बाय R2 इंटू ये वाला वोल्टेज VY होगा। ठीक है, अब VY की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए, तो VO डैश क्या हो जाएगा, 1 प्लस RF अपॉन R2 होल मल्टीप्लाइड बाय VO2 इंटू RF डिवाइडेड बाय RF प्लस R2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर X मान लेते हैं। अब VO डबल डैश निकाल लेते हैं। VO डबल डैश निकालने के लिए VO1 एक्ट करेगा और VO2 0 हो जाएगा, तो इसको ग्राउंड कर दीजिए। जैसे ही VO2 को ग्राउंड करेंगे, R2 और RF रेजिस्टेंस जो है ये पैसिव सर्किट हो जाएंगे और इनका कोई यूज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है Vx वो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, अगर एक टर्मिनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल भी वर्चुअली ग्राउंडेड होगा। तो क्योंकि Vx इज इक्वल टू 0 हो गया तो Vy भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने VO2 को ग्राउंड किया, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या हो गया, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज VO डबल डैश क्या होगा, माइनस ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस RF डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस R2 इंटू वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है, VO1 है। ये VO डबल डैश निकल गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर Y मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर X और Y को ऐड कर लेते हैं। तो VO क्या था, VO इज इक्वल टू VO डैश प्लस VO डबल डैश था। बाय सुपरपोजिशन थ्योरम वैल्यूज लगा लेते हैं, ये इक्वेशन आएगा। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, यहाँ से हम लोग R2 कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन ऐसा आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस RF अपॉन R2 और ये 1 प्लस RF अपॉन R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, VO इज इक्वल टू RF अपॉन R2 होल मल्टीप्लाइड बाय VO2 माइनस VO1 मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 4 को इस इक्वेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज में पुट कर दीजिए, जिसमें VO2 माइनस VO1 की वैल्यू हम लोग निकाले थे। इक्वेशन नंबर 4 को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, अब जो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज आया है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का, वो क्या है, VO इज इक्वल टू RF अपॉन R2 इंटू 1 प्लस 2R1 अपॉन RG इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग ओवरऑल गेन निकालेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का, तो ये गेन पार्ट है, AV इज इक्वल टू VO अपॉन V2 माइनस V1 करेंगे तो RF अपॉन R2 इंटू 1 प्लस 2R1 अपॉन RG मिलेगा। तो ये गेन है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का। अगर हम लोग चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में यूज हो रहे हैं उसको रेड्यूस करना चाहते हैं और कॉस्ट ऑफ मेकिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को भी रेड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स यूज करना पड़ेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है इसको हम लोग 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को यूज करते हुए बनाया है। तो अगर इसका आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो VO इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू V इंटू माइनस V इन 1 आएगा, क्योंकि इसमें इनपुट वोल्टेजेस V इंटू और V इन 1 अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गेन क्या आएगा, 1 प्लस R2 बाई R1। ओके, और अगर हम लोग को गेन एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी चाहिए तो फीडबैक में हम लोग यहाँ पे गेन एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस RG लगा सकते हैं। का अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं तो आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाई R1 प्लस 2 R2 बाई RG होल मल्टीप्लाइड बाई V इंटू माइनस V इन 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर गेन निकालते हैं तो ये पार्ट जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ से भी हम लोग को दिख रहा है कि आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स है। तो ये गेन है इस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का, विच इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाई R1 प्लस 2 R2 बाई RG। तो RG को वेरी करते हुए हम लोग गेन को वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। पहला है प्रेसाइज एडजस्टमेंट ऑफ गेन इज पॉसिबल बाय RG, मतलब जो गेन एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगाया था RG को वेरी करते हुए हम लोग गेन को प्रेसाइजली वेरी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ गेन इज पॉसिबल बाय सेलेक्टिंग लो टॉलरेंस रजिस्टर्स। तो लो टॉलरेंस रजिस्टर्स को सेलेक्ट करने से हम लोग गेन को एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट इम्पिडेंस इज वेरी हाई, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है उसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है ताकि हम लोग इनपुट सोर्स के लोडिंग को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है आउटपुट इम्पिडेंस इज वेरी लो, आउटपुट इम्पिडेंस जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का बहुत कम होता है ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेज टू इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसको लोडिंग से बचा सकें। और लास्ट है इसका जो CMRR है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, बहुत हाई होता है ताकि हम लोग कॉमन मोड सिग्नल्स या फिर नॉइस सिग्नल्स जिसको बोलते हैं उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। सबसे पहला है टेम्परेचर कंट्रोलर, दूसरा है टेम्परेचर इंडिकेटर में यूज कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी मीटर की तरह यूज करते हैं और एनालॉग वेट स्केल की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये 4 एप्लीकेशन है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।